हेलो एवरीवन। और आज हम समरी करने जा रहे हैं गिरीश कर्नाड के मशहूर प्ले नागमंडला की, जो कि 1990 में पब्लिश हुआ था। इसकी शुरुआत एक प्रोलॉग से होती है, तो हम प्रोलॉग से ही शुरुआत करते हैं। प्रोलॉग में एक राइटर है और उसकी डेथ होने वाली है। उसको श्राप मिला था क्योंकि उसने बहुत ही बुरी बुरी कहानियाँ और जो कुछ भी उसने लाइफ में लिखा बहुत बुरा था, इसीलिए उसे श्राप मिला था, वो मरने वाला था। तो फिर उसे कुछ तभी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और जब उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो डर जाता है। पर जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो आग की लपटें हैं और वो आपस में बातें कर रही हैं, और फ्लेम्स आपस में बातें कर रही होती हैं कि एक बूढ़ी औरत थी, अभी उसके मुंह से एक कहानी निकली। अब वो कहानी ने एक औरत का रूप ले लिया है और वो कहानी चाहती है कि उसे पास किया जाए, किसी और को सुना दिया जाए जिससे पहले कि वो मर जाए। अब क्योंकि फ्लेम्स तो फ्लेम्स हैं, तो वो स्टोरी को कैरी नहीं कर सकती, वो उसे पास नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उन्हें किसी की तलाश है। तो राइटर कहता है कि ठीक है, तो वो स्टोरी को सुनेगा और उसे पास करेगा, उसे आगे लोगों को सुनाएगा। तो अब जो स्टोरी होती है वो फ्लेम्स को और उस राइटर को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो ये प्रोलॉग था, प्रोलॉग यहीं ख़त्म होता है। अब वो कहानी क्या थी, अब हम वो सुनते हैं और हम मिलते हैं रानी से। रानी जिसकी शादी हो चुकी है पन्ना के साथ, वो अपनी शादी से खुश नहीं है। अपन्ना हमेशा बिजी रहता है अपनी मिस्ट्रेस के साथ, यानी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका अफेयर चलता रहता है। रानी ने अपन्ना को कई बार समझाने की भी कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, बट अपन्ना उसे हमेशा वहाँ से भगा देता है, हटा देता है, झिड़क देता है। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत कुरुधवा आती है और रानी को 2 मैजिकल रूट्स देती है, एक छोटी और एक बड़ी, ताकि जब वो ये 2 जड़ों को, इन रूट्स को अपन्ना को किसी तरह खिला देगी तो अपन्ना को वो पा सकेगी, अपन्ना फिर से उसके प्यार में पागल हो जाएगा। रानी छोटी वाली जो रूट होती है उसे अपन्ना के दूध में मिला देती है और उसे पिला देती है। पर जब वो देखती है कि इसका कोई असर नहीं हुआ है अपन्ना के ऊपर, तो वो सोचती है कि अब उसे बड़ी रूट का इस्तेमाल करना होगा, और वो बड़ी रूट को करी में मिला देती है। और करी का रंग जो होता है रूट डालने की वजह से हो जाता है लाल। अब वो सोचती है कि लाल कलर की करी तो वो अपन्ना को नहीं खिला सकती, तो वो क्या करती है, उस करी को लेती है और एक पहाड़ पर जाकर एंट हिल के पास फेंक आती है। अब उस एंट हिल के पास रहता होता है एक कोबरा, जो कि उस करी को खा लेता है। अगली रात रानी ये देखती है कि अपन्ना उससे बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस से पेश आ रहा है, बहुत ही प्यार से पेश आ रहा है, और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। पर जब सुबह होती है तो रानी महसूस करती है कि अपन्ना उसे फिर से बुरे से ट्रीट कर रहा है, उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो उसे लगता है कि उसने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। पर फिर से वही होता है, जब रात होती है तब पन्ना उसे फिर से अच्छे से पेश आता है, उसे प्यार करता है, उसको तवज्जो देता है। पर सुबह फिर से मेड की तरह पेश आने लगता है। रानी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ होता क्या है, पर बाद में वो रियलाइज़ करती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो वो दिन में जाकर ये बात अपन्ना को बता देती है। अब अपन्ना सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, तो वो रानी को ही ब्लेम करने लगता है कि ये सब कैसे हो सकता है, तुम्हारा पक्का मैरिटल अफेयर चल रहा है, इसीलिए ये सब हुआ है। और रानी कहती है कि मैं तो इनोसेंट हूँ भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अब अपन्ना रानी से कहता है कि मैं तुम्हें गांव की पंचायत में ले जाऊंगा, तुमने धोखा दिया है, तुमने गलत काम किया है, और वहाँ पे तुम्हारा ट्रायल होगा और देखते हैं क्या होता है। तो रानी घबरा जाती है और ये बात जाके वो रात को अपन्ना को बताती है, रात वाले अपन्ना को। उसे क्योंकि महसूस होता है कि कुछ गलत है। और रात वाला अपन्ना रानी से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, मैं एक कोबरा हूँ, मैं एक सांप हूँ, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था। पर तुम चिंता मत करो, तुम सुबह पंचायत में जाना और वहाँ पर उन लोगों से कहना कि मैं एक स्नेक टेस्ट लेना चाहती हूँ, कि अगर मैं गलत हूँ तो सांप मुझे काट लेगा। अब पंचायत में रानी यही करती है, और वो पंचायत में कहती है कि अगर मैं गलत हूँ और मैंने आज तक अपन्ना या इस सांप के अलावा किसी को भी छुआ हो, तो ये सांप मुझे काट लेगा। अब सांप काटता तो है नहीं, उसके गले के अराउंड वो अच्छे से स्वर्ल्ड हो जाता है और वो एक गॉडेस के जैसे दिखाई देती है। सब लोग कहते हैं अरे रानी तो गॉडेस है, रानी तो गॉडेस है। ये सुनकर अपन्ना रानी को और उसके होने वाले बच्चे दोनों को अपना लेता है। अब काफ़ी समय बीत जाता है, रानी और अपन्ना का बेबी भी आ जाता है, वो लोग खुशहाली से रह रहे होते हैं। और एक रात नाग जाता है रानी को देखने। जब वो रानी को अपन्ना के साथ सोते हुए देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि वो रानी को और इन लोगों को मार देगा। पर फिर वो इस बात को कैंसिल करता है और जाकर रानी के बालों में छिप जाता है। जब सुबह रानी बाल काटती है तो मरा हुआ सांप उसमें से गिरता है। जब अपन्ना उसे देखता है, अपन्ना बोलता है अरे ये तो भगवान का शुक्र है और तुम्हारा ही शुक्र है कि तुम एक गॉडेस हो।
तो हमारे बच्चे को इस सांप ने काट नहीं पाया। तो उसके बाद रानी भगवान का शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद कहती है कि हम हर साल से इस नाग की डेथ को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करेंगे। अब जब स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो फ्लेम्स कहती हैं कि उन्हें तो ये एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो जो आदमी होता है वो राइटर होता है, तो वो बोलता है मैं स्टोरी को बदल देता हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अब स्टोरी में हम ऐसे एंड करेंगे कि जब रानी सुबह उठकर बाल काटती है तो उसके बालों में से नाग झड़कर गिर जाता है और वो जिंदा होता है। तो ये देखकर अपन्ना उसे मारने के लिए दौड़ता है, पर रानी छुपके से उस नाग को उठा लेती है और अपने बालों में फिर से छिपा लेती है। इसके बाद अपन्ना, वो नाग, उनका बच्चा और रानी जिंदगी भर हमेशा उसी तरह से खुश रहे। प्ले खत्म हो जाता है। तो ये थी समरी ऑफ नागमंडला। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी क्वेरीज और अपने सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अपने फेवरेट लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।